आपने सर ये बिजनेस कैसे शुरू किया? आप कुछ बता सकते हो कि कभी शुरू किया, कैसे आपका जर्नी रहा, और द पीरियड ऑफ टाइम क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो मोर अबाउट यू एज अ एंटरप्रेन्योर एंड आपका जर्नी कैसे रहा। क्योंकि मैंने बिजनेस तो हमारा आइस मैक के नाम से जो बिजनेस है वो 1993 में हम लोगों ने शुरू किया। ऐसे में इस फील्ड में 88 89 से 89 में हम लोगों ने एक पार्टनरशिप में तीन फ्रेंड ने मिलके छोटे बिल्कुल छोटे लेवल पे काम शुरू किया था। बाद में फिर हम लोग मैंने 93 में मेरे भाई लोगों के साथ मिलके आइस मैक रेफ्रिजरेशन शुरू किया। छोटा बिजनेस था इसीलिए चैलेंज भी थी। छोटे बिजनेस की चैलेंज भी छोटी होती, तो ऐसा हम लोग कोई छोटे प्रॉब्लम को बड़ा बोल के कोई जर्नी में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा ऐसा नहीं बोलते। हमें लगता है कि हमने जो स्ट्रगल किया वो हमारे अंदर इतना हौसला ही था कि हम स्ट्रगल को आसानी से लड़ पाए या तो स्ट्रगल को सॉल्व किया। राइट। तो सर आप आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ बता सकते हो कि एक्चुअल में आइस में क्या करता है, क्या क्या अलग अलग मेजर डिविजन्स है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, एंड देन विल टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। इसमें रेफ्रिजरेशन टोटली रेफ्रिजरेशन स्टोरेज और प्रोसेस सॉल्यूशन में काम करती है। हमारे जो भी मशीन है, जो हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं, टोटली रेफ्रिजरेशन बेस्ड प्रोडक्ट है। ये जहाँ कहीं पर स्टोरेज होगा, कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट में रेफ्रिजरेशन काम करेगा, कहीं पर प्रोसेस होगा। हम लोग ऐसे कोई कंपनी के बारे में बताए तो गुजरात में हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम लोग दंताली जो हमारा मेन यूनिट है, एक रिपर व्हीकल का अलग यूनिट है। एक तमिलनाडु में हम लोग भारत रेफ्रिजरेशन के नाम से पिछले 7 साल से हमारी सब्सिडरी चल रही है। गुजरात में एक और हम लोग कंटिन्यूस पॉप पैनल का प्लांट लगाने जा रहे हैं। एक आइस वेस्ट के नाम से हमारी और सब्सिडरी वेस्ट बंगाल में हम लोग इस क्वार्टर में प्रोडक्शन शुरू होगा अगले 15-20 दिन में। छोटा यूनिट है। हमारी प्रोडक्ट का नेचर है कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आप लोकल में करोगे तो ट्रांसपोर्ट की वजह से बिलो 5 लाख के ऑर्डर करना आसान रहता है, कस्टमर का लैंडिंग भी कम होता है। ये ओवरऑल हमारा कंपनी का स्प्रेड हुआ। कंपनी 5 वर्टिकल में काम करती है। मॉड्यूलर जो हम लोग कोल्ड चेन वर्ड सुनते हैं गवर्नमेंट या हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में कोल्ड चेन लेकिंग है, इसलिए 35% हमारा जो प्रोडक्ट वेस्टेज होता है। तो चेन में जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड रूम होते हैं, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। चेन में जो लॉजिस्टिक होता है, रिफर व्हीकल, वो प्रोडक्ट भी हमारा है। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन जैसा फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, केमिकल, फार्मा, कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस में कूलिंग सपोर्ट होता है, वो उनके लिए इंडस्ट्रियल चिलर हम लोग बनाते हैं। रेफ्रिजरेशन व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट हमारा प्रोडक्ट है वो काम करता है। ज्यादातर हमारा जो 50% से ज्यादा बिजनेस है, 50% के आसपास का, वो मॉड्यूलर कोल्ड रूम सेगमेंट से आता है। पिछले 6 साल से हम लोगों ने एमोनिया बेस्ड रेफ्रिजरेशन शुरू किया। तो एमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है, एमोनिया कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बड़े स्केल के रेफ्रिजरेशन प्रोजेक्ट जैसे बड़ी डेयरी या आइसक्रीम इंडस्ट्री होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एमोनिया बेस्ड सिस्टम। तो 6 साल से हम लोगों ने वो शुरू किया है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी। तो सर आप आपके इंडस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हो कि एज अ इंडिया हम एज इन रेफ्रिजरेशन अभी हम करंटली कहाँ पर है कंपेयर टू जो ग्लोबल डेवलप कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज या यूएस बेस्ड कंट्रीज। तो इंडिया कहाँ पर करंटली स्टैंड करता है एंड क्या अपॉर्चुनिटी साइज आगे जाके आपको दिख रहा है आपके प्रोडक्ट्स के लिए या ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए? एक्चुअली ऐसे कोई ऑथेंटिक फिगर तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं फिगर हम जानते हैं तो इंडिया में ग्लोबली जो रेफ्रिजरेशन डेवलप कंट्री में जो रेफ्रिजरेशन
यूज होता है उनके सामने हम लोग 7-8% ही हमारा मार्केट साइज है अभी। ओके। तो इंडिया में काफी पोटेंशियल भी है, काफी स्कोप भी है। आप जानते हैं कि प्रोसेस्ड फूड जो पिछले कई टाइम से कोरोना के बाद में फ्रोजन फूड हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, जो एग्रो वेस्टेज कम करने के लिए कोल्ड चेन का जो लैकिंग था, वो कोल्ड चेन गवर्नमेंट भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है, उनका काफी इंसेंटिव स्कीम भी है, अच्छी सब्सिडी है 30 से 50% के ब्रैकेट में। राइट। तो ये मार्केट इनकी वजह से गवर्नमेंट के पॉलिसी इनकी वजह से कई सारे रेगुलेशन में भी चेंज आए। ऐसा ऐसे कई सारे रेगुलेशन है, अगर 100% वो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफी बड़ा मार्केट हो सकता है। कुछ तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, कई गाँव में आपको 24 आवर पावर नहीं मिलता है, तो जहाँ बिजली नहीं है वहाँ डेयरी प्रोडक्ट या तो आइसक्रीम वो हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आप बेकरी मीट ये जो भी है, अब वो एक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल अवेलेबिलिटी में काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पिछले सालों में आइसक्रीम कंजम्पशन जो है वो भी अच्छा ग्रो किया हुआ है। डेयरी और जितने भी फूड प्रोडक्ट, हर एक फूड प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड फूड है वो सब पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है। तो रेफ्रिजरेशन सबके लिए आवश्यक है, इलेक्ट्रिकल ये सब को चलाने के लिए आवश्यक है, और लोगों की बदलती फूड हैबिट भी इनके लिए है। आजकल बिजी लाइफ हो गया, महंगाई की वजह से हस्बैंड वाइफ का जॉब करना जरूरी हो गया, तो रेडीमेड फूड, प्रोसेस्ड फूड पे लोग डिपेंडेंसी बढ़ गई। कई राइट। समय से आप डालती कैटरिंग इंडस्ट्री भी अच्छा काम कर रही, तो ये सब इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए काफी अच्छा फ्यूचर है। और ये तो अभी शुरुआत हुई है, ऐसा लगता है कि आगे जाके इस इंडस्ट्रीज लोग इमेज नहीं करेंगे अगले 15-20 साल बाद, इतना बड़ा डेवलप होंगे। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी, डाइकिन, पैनासोनिक, ये लोगों को इंडिया में पहले ये प्रोडक्ट में काम नहीं करते थे, पिछले 4-5 साल से उन लोगों को भी एक फ्यूचर दिखता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में रेफ्रिजरेशन भी बड़ा मार्केट बनेगा, तो वो लोगों ने अभी से शुरू किया। ओके। ओके। सो करंटली सर आपके बिजनेस के मैक्सिमम रेवेन्यूज कौन से फाइनल एंड इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे कि डेयरी हो गया या आइसक्रीम बेस्ड इंडस्ट्री हो गई या बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो उसमें से ऐसे टॉप 2 या 3 आप कुछ इंडस्ट्रीज बता सकते हो कि जहाँ से करंटली मैक्सिमम रेवेन्यूज आ रही है, एंड कुछ आगे जाके आपको ट्रिगर लगता है कि यहाँ से ये जो ग्रोथ है वो ऐसे ही चलता रहे या कुछ और ज्यादा ग्रोथ आ सकता है बिकॉज ऑफ कुछ डेवलपमेंट्स वो इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं, कुछ आप बता सकते हो उसके रिलेटेड? एक्चुअली डेयरी आइसक्रीम से हम लोग 30-35% ग्रोथ है, ओके। और हॉस्पिटैलिटी और फार्मा से 15% के आसपास है। लॉजिस्टिक में हम लोग 5-7% ग्रोथ हमारा है। और ई कॉमर्स मार्केट में भी हम लोग पिछले 4 साल से जितने भी कॉमर्स कंपनी सबसे हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो मेनली देखा जाए फूड प्रोसेसिंग भी हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है, तो मैं उसको अलग नहीं बोल सकता, लेकिन डेयरी आइसक्रीम 35% है। आप फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा 15% बिजनेस दोनों से आते हैं। ओके। लॉजिस्टिक और कई सारे इंडस्ट्रियल है। रेफ्रिजरेशन में हम लोग जो रिटेल आउटलेट में काम करते हैं, रिटेल रेफ्रिजरेशन में, तो वहाँ तो कोई सेगमेंट लिमिटेशन है ही नहीं। रेफ्रिजरेशन आजकल डेज बॉडी स्टोरेज से लेके आदमी की जरूरत को लेके, तो आप हॉस्पिटल में भी मेडिसिन स्टोरेज के लिए और कई डिफरेंट एप्लीकेशन है। आजकल हम लोग जितने भी जो कमोडिटी प्रोडक्ट है, पहले हम लोग ऐसा मानते थे कि डेयरी आइसक्रीम ही रेफ्रिजरेशन में रहता है। आजकल जितने भी स्पाइसेस, पल्स, ये सब कुछ कोल्ड स्टोरेज की बिगर रख नहीं पाते, तो ये सब कमोडिटी इंडस्ट्री जो आगे जाकर काफी बड़ा साइज बनेगा। राइट। राइट। तो ये इंडस्ट्री के बारे में आप लाइक कुछ कंपटीशन के बारे में बता सकते हो, या
कितना ये मार्केट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में कुछ आप बाइफरकेट कर सकते हो रफली? आई एम नॉट आस्किंग कि एग्जैक्ट फिगर्स आप हमें दे, बट एक 20% ऑर्गेनाइज है या 50% ऑर्गेनाइज्ड है? एंड रीजन वाइज मैं आपके कॉन कॉल्स गो थ्रू कर रहा था तो आपने मेंशन किया था कि नॉर्थ ईस्ट साइड में डिमांड काफी है, बट वहाँ पे जनरली कोई एक सिंगल सप्लायर नहीं है, छोटे छोटे सप्लायर से। तो एज अ ओवरऑल इंडिया क्या सिनारियो है रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री का इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन या अलग अलग प्लेयर्स? एक्चुअली कंपटीशन बोल सकते हैं, मार्केट टोटल मार्केट हम जो वर्टिकल में काम करते हैं वो 6-7 हजार करोड़ का मार्केट। ओके। इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया पॉपुलेशन और इंडिया की साइज के सामने इस प्रोडक्ट का मार्केट छोटा है, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन है। लेकिन कस्टमर ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक या ऐसे प्रोडक्ट के लोग ब्रांड देख के अपनी चॉइस फाइनल करते हैं। क्या लोग देखते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड सिलेक्शन होता है प्रोडक्ट में। तो हम लोग पिछले 30 साल से काम करते हैं, तो इंडस्ट्री की प्रोसेस नीड क्या है, तो हम लोग एक सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं। 30 साल से हमारा एक सर्विस का रेकॉर्ड है, कस्टमर हमारे से काम किए हुए तो लोगों को पता है कि सप्लाई के बाद ये लोगों को अच्छा सर्विस सपोर्ट है। और हम लोग एक ही इंडिया में ऐसे लोग हैं जो फूड इंडस्ट्री की जितनी भी जरूरत है उनकी रिटेल आउटलेट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और उनके कोल्ड चेन के लिए जो छोटे कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ये सभी प्रोडक्ट में काम करते हैं। इस वक्त हम इनकी सभी रेफ्रिजरेशन पे सिंगल विंडो सॉल्यूशन देते हैं, तो हमारे कई प्लस पॉइंट है। इसलिए हमें कंपटीशन होते हुए भी हम एवरी ईयर 20-30% बिजनेस ग्रोथ कराना हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है। और हम लोग भी जानते हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले की क्या माइंडसेट है, उनको किस क्या उनको क्वालिटी सर्विस एनर्जी एफिशिएंसी दिया जाए जिससे वो आपके साथ कंटिन्यू कनेक्ट रहेगा, वो अपने ग्रुप में आपका रेफरेंस करेगा। तो कंपटीशन है, लेकिन ऐसा कंपटीशन भी नहीं है कि आपको आपकी प्रोडक्ट और सर्विस का सही प्राइस भी नहीं मिले। कभी कभी कंपटीशन हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में हमारा एक रेफरेंस रेपो है, तो आसानी से बिजनेस ले आते हैं। राइट। तो ये जो आप बता रहे हो कि 7-8 हजार करोड़ का मार्केट ओवरऑल है इंडिया में, तो उसमें से ये जो टॉप प्लेयर्स है, डाइकिन हो गया या बाकी जो पैनासोनिक है या बाकी आपने 2-3 प्लेयर्स के नाम कौन कौन में बताए थे, तो वो कितना एक कैटर करते रहेंगे और अनऑर्गेनाइज कितना कैटर करते रहेंगे? रफली कुछ आप नंबर शेयर कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके ऑर्गेनाइज प्लेयर्स वो मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज का, तो यहाँ से आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है या नहीं? लेकिन मुझे लगता है अनऑर्गेनाइज 35 से 40% के में अनऑर्गेनाइज होंगे, ओके। 60% ऑर्गेनाइज होंगे। अनऑर्गेनाइज भी जो रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट इक्विपमेंट का डिपेंडेंसी तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज पे ही है। ये कोई कारपेंट्री जैसा नहीं है कि वो अपने घर में बना सकता है, ओके। क्योंकि हम लोग हमारा जो अच्छा और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हर कोई छोटा अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर वो लगा नहीं पाएगा। कुछ प्रोडक्ट वो लोग आउटसोर्स करेगा, छोटा मोटा वैल्यू करके वो प्रोडक्ट बेचता है। तो अनऑर्गेनाइज में जो सप्लाई है वो भी तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज की ओर से ही जाता है। ओके। ओके। अनऑर्गेनाइज को इसीलिए स्पेस मिलता है क्योंकि साइट पे जाके इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कभी कभी कस्टमर लोकल लोगों को चांस दे देता है जो अनऑर्गेनाइज एरिया से आते हैं। राइट। तो FY23 में सर हमने लगभग कुछ 300 करोड़ के रेवेन्यूज किए थे, उसमें से 50% के जो रेवेन्यूज है वो आपके कोल्ड स्टोरेज से ही आते हैं। तो बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, तो उसमें से टॉप 1 या 2 कॉम्पिटिटर्स का रेवेन्यू क्या साइज का है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पर है, हम अभी एंड आगे जाके क्या पॉसिबिलिटीज है या क्या अपॉर्चुनिटी साइज है? आप कुछ 1-2 प्लेयर्स का नाम लेके बता सकते हो कि उन्होंने इतना रेवेन्यू किया है आपके कंपेरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, कोल्ड चेन्स एंड कमर्शियल जो।
एक्चुअली हमारे जो पीयर्स है जिसमें हम लोग बोलेंगे ब्लू स्टार, कैरियर, वोल्टास, डाइकिन और ये सब लोग मेन तो एयर कंडीशनिंग के प्लेयर है। तो इनके जो भी बड़े टॉप लाइन है उसमें मैक्सिमम बिजनेस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से आते हैं। राइट। और ये सबका कोई ऐसा ऑथेंटिकेट फिगर बाहर नहीं आता है कि कमर्शियल में या तो कोल्ड रूम में कितना बिजनेस किया, लेकिन हमें लगता है कि हमारी जो फिगर है उनसे शायद वो लोग ज्यादा डबल ट्रबल तो नहीं होगा, लेकिन 50% और 300 करोड़ 350 करोड़ से ज्यादा बिजनेस हर प्लेयर का नहीं होगा। ओके। बैंकिंग तो recently आए हुए हैं, तो उनका बिजनेस तो मुझे नहीं लगता है कि 100 करोड़ से ज्यादा होगा पैनासोनिक बैंकिंग, क्योंकि वो लोग इंडियन मार्केट में एक साइज के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करेंगे, इसलिए अभी वो लोग 100% इम्पोर्ट बेस्ड काम है। ओके। तो राइट जी। राइट। तो आपको लगता है कि आप टॉप 3 या टॉप 5 में इंडियन प्लेयर्स में होंगे एज अ कंपेयर टू रेवेन्यूज, कंपेयर टू आपके सेगमेंट्स, कोल्ड रूम हो गया या कमर्शियल हो गया? मेरे पास एक मार्केट रिपोर्ट भी है, उसमें हमारा नंबर है, मैं आपको बोल सकता हूँ। ओके। थर्ड नंबर पे है हम लोग मॉड्यूलर कोल्ड रूम में। ओके। ओके। राइट। और ये सेगमेंट में सर कुछ चाइना का कंपटीशन है, कुछ इंपोर्ट्स का है क्या? मीन्स आपके कॉन्कॉल्स में तो मैंने पढ़ा कि जनरली प्रोडक्ट्स जो है वो काफी हैवी प्रोडक्ट्स रहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपने बताया कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो इस पे आप कुछ क्लैरिटी दे सकते हो कि चाइना क्यों इंपोर्ट नहीं कर सकता एंड व्हाई कैन वी कैन एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज इफ द प्रोडक्ट इज। बल्कि है कस्टमाइज प्रोडक्ट है, साइट अकॉर्डिंग साइज डिजाइन किया जाता है। ओके। तो इसी वजह से चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ इंस्टॉल कमीशनिंग और सर्विस सपोर्ट चाइनीज लोग वो माइंडसेट नहीं, सप्लाई के बाद कोई सर्विस की लायबिलिटी वो ले पाए या वो कॉस्ट में भी नहीं कर पाते, इसीलिए चाइना से इंडिया में इंपोर्ट तो पॉसिबल ही नहीं। कुछ हमारे और प्रोडक्ट है जो रिटेल में रेफ्रिजरेशन, पहले जब शिपिंग कॉस्ट बिल्कुल ही लोअर एंड पे चल रहा था तब वो फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट होता था, लेकिन शिपिंग कॉस्ट बढ़ने के बाद कोरोना के बाद में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज होने से अभी रेफ्रिजरेशन में चाइना से जो इंपोर्ट है वो काफी कम हो गया। हालांकि हम लोग ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना को हम कम्पीट भी कर लेते हैं। हम लोग यूएस में भी एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्री में हम लोग काम करते हैं, आजकल नेपाल भी चाइना से काफी काम करते हैं, फिर भी हम लोग नेपाल में भी एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत बांग्लादेश भी कर लेते हैं, श्रीलंका भी होता है। तो चाइना हमारे बिजनेस में इंडिया के लिए हमारी प्रोडक्ट में कोई चाइनीज कंपनी यहाँ के काम करेगा तो ओके। कस्टमर का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, ना कॉस्ट क्वालिटी या तो राइट। प्रोडक्ट। तो अभी हमारा लगभग कितना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता रहेगा सर FY23 में, एक ऐसा परसेंटेज या नंबर? अगले साल साल पूरा हुआ उसमें 10 करोड़ हम लोगों ने एक्सपोर्ट से आए, जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट। ओके। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, कई सारे ट्रंकी प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग एक रेफ्रिजरेशन पार्टनर होते हैं जो इनडायरेक्ट सेल है। हम लोग कभी राइट कई राइट। सारे इनडायरेक्ट में भी सर्विस साइड सपोर्ट देते हैं, लेकिन 10 करोड़ जो है वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट। ओके ओके। तो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक आपका आगे जाके कुछ फोकस है या कुछ प्लान है कि, या मेजरली हम पहले इंडियन डिमांड को कैटर करेंगे एंड देन आगे जाके कुछ कैपेसिटी बचती है देन विल फोकस ऑन एक्सपोर्ट, या इसके रिलेटेड आप कुछ बता सकते हो? अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स के बारे में आपने पहले भी बताया था, बट एनी अदर कंट्री या आपका कुछ एक प्लान है कि 5%, 10%, 15% हमें टोटल रेवेन्यू का आगे जाके एक्सपोर्ट से लेके आना है? पिछले 4-5 साल से हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई। एक ही पर्सन था टीम में, अभी रिसेंटली एक पर्सन को और हमने रिक्रूट किया। एक्सपोर्ट हमारा फोकस है, लेकिन ये प्रोडक्ट में साइड पे जाके थोड़ा सा इंस्टॉलेशन कमीशनिंग सपोर्ट भी होता है। राइट। तो ऐसा तो इतना आसान नहीं है, और
करने के बाद में भी चाइनीज कंपनी अवेलेबल है, तो आपको इतना अच्छा प्रीमियम भी नहीं मिलता है। आप इंडियन मार्केट से थोड़ा सा अच्छे प्राइस पे काम कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में जो एक प्रीमियम प्राइस मिलना चाहिए, इतना प्राइस नहीं। सामने डोमेस्टिक में भी काफी बड़ा बिजनेस है। अगर हम, जैसा हम लोगों ने बोला कि हम कलकत्ता वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे, तो वहाँ जो एफर्ट लगाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे, तो लोकलाइज होंगे, हमारी लोकल डिलीवरी की वजह से कस्टमर का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेव होता है। तो ये एक्सपोर्ट से भी ज्यादा एफर्ट यहाँ लगाने से हमें बेनिफिट है। और राइट। इंडिया में भी कई सारा वेस्ट, थोड़े से नॉर्थ और साउथ को छोड़े तो 50% से ज्यादा एरिया है जहाँ इंडिया में भी मार्केट काफी वर्जिन है, यहाँ पे काफी स्कोप है। करेक्ट। तो करेक्ट। फोकस करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट को अच्छे से किया जाए। तो करंटली आपके जो मार्जिन है वो डोमेस्टिक में बेटर है कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वॉल्यूम भी ज्यादा है। दैट कैन बी मींस वो एक रीजन हो सकता है। एक्चुअली डोमेस्टिक ही है 96% बिजनेस, तो जो मार्जिन है वो तो अब 3-4% एक्सपोर्ट बिजनेस का कोई बड़ा मैटर नहीं करेगा मार्जिन। तो ऐसा बोल सकते हैं कि मार्जिन एक्सपोर्ट में या डोमेस्टिक में सेम परसेंटेज मार्जिन पे काम होता है। ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि ये जो आपका बिजनेस है उसमें जनरली पेमेंट टर्म्स क्या रहते हैं? आप पहले कुछ कस्टमर से एडवांस लेते हो, उसके बाद में पार्ट पेमेंट्स रहता है, आप डिलीवरी फुल पेमेंट के बाद में देते हो, या कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट जो बचा हुआ है वो डिलीवरी के बाद, या आपके कुछ परफॉर्मेंस गारंटी होती है उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है, या कैसे ये इंडस्ट्री में पेमेंट साइकिल वर्क होता एक्चुअली रिटेल बिजनेस जो है ना, उसमें एवरेज 30% एडवांस होता है, है? ओके। 30% बिफोर डिलीवरी और 10% आफ्टर इंस्टॉलेशन कमीशनिंग। उसमें राइट। आप बोल सकते हैं कि 10 दिन से लेके 3 महीने के बीच में बैलेंस 10% पेमेंट आता है। जो डीलर कस्टमर है, जो ओईएम है, जो लोग उनका 30 to 45 डेज का टर्म्स होता है। और जो बड़े प्रोजेक्ट है जहाँ हम कुछ बिजनेस टेंडर से भी करते हैं, तो टेंडर में परफॉर्मेंस गारंटी होता है। परफॉर्मेंस गारंटी के अगेंस्ट में आपको 100% पेमेंट मिलेगा। आजकल कॉर्पोरेट में भी बैंक गारंटी लोग मांग रहे हैं 100% बैलेंस पेमेंट के लिए। तो जनरली आप हमारा जो बड़ा बिजनेस है, जो मार्केट रिटेल बिजनेस जो है, वो 30% 60% की टर्म पे होता है, 10% ओके। ये इंडस्ट्री में मैंने जितना रिसर्च किया तो नॉट स्पेसिफिकली टू आइसमेक बट जनरली कुछ मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये एक चैलेंज होता है कि क्लाइंट उनका जब तक कैपेक्स कंप्लीट नहीं होता या उनको वो पर्टिकुलर पार्ट जब तक नहीं लगता तब तक वो वेंडर से या उनके मैन्युफैक्चरर से वो उठाते नहीं। तो तब तक वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट आपके या जो वेंडर रहता है उसके इन्वेंट्री में ही पड़ा रहता है। सो जो ऑर्डर डंपिंग होता है, तो ये चैलेंजेस आपको कुछ आते हैं या टाइमली दे लिफ्ट द प्रोडक्ट सो दैट आपका इन्वेंटरी एक बेटर तरीके से रोटेट हो सके? एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कस्टमर की ओर से इनका सिविल, बैंक, फाइनेंस या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तब तक प्रोडक्ट नहीं उठाते। लेकिन ऐसा ना, हम लोग साइट देख के ही तो ऑर्डर लेते हैं, हमें कई सारी साइट इनपुट के बाद हम प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो एक हमारा भी अंदाजा होता है कि ये सप्लाई होने में हमें कितना टाइम लगेगा। हम्म। तो ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो रहेगा ही, क्योंकि कस्टमर एडवांस देने के बाद आपको डेट देगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही है। राइट। तो सर आपके टोटल ओवरऑल ऑर्डर बुक हो गया या रेवेन्यूज में से कितने परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स कस्टमाइज हो गए और कितने स्टैंडर्ड हो गए, या मैक्सिमम ये इंडस्ट्री में कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट एवरी प्रोडक्ट अलग अलग ही होता है, या कुछ उसमें सैंपल्स आप क्रिएट करके फिर डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर? एक्चुअली कस्टमाइज जो बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर के ऑर्डर में बाद में ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन आपके कुछ इंटरनल स्टैंडर्ड होते हैं, आपकी एक प्रोडक्ट रेंज होती है। तो जब कस्टमर को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कोई
फ्रोजन फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो इनकी अपनी कोल्ड रूम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कोई स्टोरेज करते हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग होता है, कोई मैंगो या तो बनाना रैपलिंग करने वाले की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इसको बोल सकते हैं कस्टमाइज। लेकिन हमारी तो कोई ना कोई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट उठा के हम लोग सॉल्यूशन दे, तो वो कस्टमाइज बोलते हैं कि जैसा आप डोमेस्टिक फ्रिज या तो टीवी में जो कैटलॉग में देख के प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग हमारे वहाँ जो उनके रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट है वो तो हमारे अपने स्टैंडर्ड में ही होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग नहीं बना। फिर भी हम लोग अच्छे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वजह से बीच में पिछले 4 साल में हमने एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए जो उनका एक 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट होता है, तो शायद हम लोगों ने 1200 समथिंग मशीन सप्लाई किया, वो उनकी अपनी एक डिजाइन थी। लेकिन जब ये कस्टमाइज बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उनका नंबर्स ज्यादा होगा तो कस्टमाइजेशन की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड। और ये इंडस्ट्री में सर कुछ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पार्ट आता है क्या, आफ्टर सेल्स सर्विस? आगे मे बी अब तक बिल्ड नहीं हुआ होगा बट आगे जाके कुछ बिल्ड हो सकता है जिससे आपको कुछ एनुअल रेवेन्यूज आ सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट्स आपने जो ऑलरेडी डिलीवर किया है। आ सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन काफी रिमोट में होता है। अभी भी इंडस्ट्री जो है, जो यूजर साइड की मैं बात करता हूँ, वो लोग इतने अवेयर एजुकेट नहीं है, क्योंकि मशीन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो समय पे जरूरत है वो नहीं मिलता है, पावर सप्लाई की अवेलेबिलिटी होती है, डिजाइन आपसे डिमांड करने के बाद कस्टमर कुछ यूज करने का तरीका बदल देगा। तो ये सब जो प्रैक्टिस है इसकी वजह से आप एएमसी में कवर करोगे या वारंटी कवर करने के बाद आपकी कॉस्ट बढ़ती है, और थोड़ा सा सीजनल इफेक्ट है, तो सीजन में आप इतनी सारी लायबिलिटीज को कवर नहीं कर पाओगे, इतना मेन पावर आप इकट्ठा करके या तो आउटसोर्स करके देना आसान है, मुश्किल है। इसलिए हम लोग प्रीफर नहीं करते। फिर भी हमारे पुराने हमारे कुछ लोग चाहते हैं सप्लाई के टाइम पे ही वो लोग सर्विस कवर करवा लेते, तो स्पेशल केस में कर भी लेते हैं। ओके सर। और ये जो प्रोडक्ट्स है वो कोई दूसरे प्रोडक्ट्स को करंटली रिप्लेस कर रहे हैं या ये करंटली कम्प्लीटली नया एक डिमांड आता है? फॉर एग्जांपल मींस हम आजकल एयर कंडीशन यूज करते हैं, पहले हम 20 साल पहले फैन यूज करते थे, तो वो रिलेशन में आपके जो करंट प्रोडक्ट्स है वो कुछ पहले के रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं, या ये फर्स्ट टाइम ही जो कैपेक्स है वो कस्टमर एंड से चल रहा है? एक्चुअली जैसा फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी एरिया, आइसक्रीम बिजनेस की ग्रोथ होने से जो काम पहले लोग छोटे फ्रीजर में करते थे, आज वो लोग मॉड्यूलर कोल्ड रूम से काम कर रहे हैं, तो उनको रिप्लेस बोल सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि ग्लोबल पर्यावरण की कई सारी रूल्स रेगुलेशन की वजह से कई सारे रेफ्रिजरेंट चेंज होते हैं, गैसेस चेंज, ये हमारे इंटरनल चेंज है, वो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। राइट। और जनरली सर आपके ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन टाइमलाइन या एग्जीक्यूशन पीरियड कितना रहता है? एक मीन्स आपके पास अभी 50 या 60 करोड़ का ऑर्डर है, तो इसको कितना समय लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए? 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, या 10 महीने लगते हैं? डेफिनेटली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा डिफर रहेगा, बट एवरेज क्या टाइमलाइन आपको जनरली लग सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए? हम लोग हमारी वर्टिकल वाइज वो टाइम अलग अलग होता है। हम जो लोग रिटेल में काम करते हैं, जो बिलो 50,000 वाली प्रोडक्ट है जो रिटेल आउटलेट पर रखी जाती है, वो हमारे पास रेडी भी होता है, तो 1-2 वीक में वो प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं। मॉड्यूलर कोल्ड रूम जो हमारा 50% बिजनेस आता है, उसमें 6 to 9 वीक टाइम लगता है। ओके। एमोनिया के जो बड़े प्रोजेक्ट है 4 to 16 मंथ्स में हम लोग खत्म पूरा कर सकते हैं। और लॉजिस्टिक है, रिपर व्हीकल, वो भी इतना ही है, 4 to 7 वीक में हम लोग डिलीवर करते हैं। तो ओवरऑल 1 वीक से लेके आपको 12 महीना है, लेकिन मैक्सिमम आप देखें तो 2-2.5 महीने में सप्लाई हो जाता है, जो ऑर्डर बुक है वो।
ओके ओके सर। तो ये मोस्टली प्रोडक्ट्स में इफ आई एम राइट कि आपका जो रॉ मटेरियल रहेगा वो स्टील या उसके ही कुछ ग्रेड्स रहेंगे। तो आप ये रिसेंटली पैंडेमिक के बाद में बहुत वोलेटाइल हो गया था अलग अलग कमोडिटी के प्राइसेस, तो उसको कैसे टैकल किया था आप? कुछ आपके कस्टमर्स को रिवाइज्ड कोटेशन देते हो या प्राइस पास ऑन करते हो, या उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो आपको अकोमोडेट करना होता है, या हाउ जनरली प्राइसिंग वर्क्स आपके इंडस्ट्री में? एक्चुअली प्राइस वॉलेटिलिटी का एक स्पीड ग्रोथ का एक जो स्पान है ना, अगर आप लो लॉन्ग स्पान में अगर प्राइस इंक्रीज होता है ना तो आप पास ऑन कर पाते हैं। राइट। अगले साल जो प्राइस वॉलेटिलिटी था वो ऐसा था कि पिछले 3-4 महीने में ही प्राइस 50-60% बढ़ गया। आप इतने कम टाइम में आप प्राइस पास ऑन नहीं कर पाते। फिर भी हमारे ऑफर में वैलिडिटी 30 डेज का ही होता है, तो हम जनरली वॉलेटिलिटी में भी इतना सारा प्राइस हाइक होने के बाद हम लोग फिर भी हम लोगों ने एक हमारा अर्लियर प्रॉफिट परसेंटेज का रिकॉर्ड था वो मेंटेन किया था। एक आध क्वार्टर आपको लूज करना पड़ेगा, विदाउट प्रॉफिट काम हो जाएगा, मान सकते हैं। ओके ओके। 1 महीने के बाद आप प्राइस पास नए प्राइस के साथ काम कर लेते हैं। राइट। तो करंटली स्टील की प्राइसेस काफी स्टेबल है कंपेयर टू जो 1-1.5 साल पहले हुआ था? अभी तो अच्छा है, मार्केट पूरा स्टेबल है। थोड़ा सा कमोडिटी लोअर साइड भी बोल सकते हैं। अच्छा है, अगले साल जो साल पूरा हुआ वो साल में भी अच्छा था, तो स्टेबल था। पहले क्वार्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, और पिछले 18 महीने से प्राइस स्टेबल। तो जब भी प्राइसेस कम होती है कमोडिटी की, तो वो भी आप वैसे ही पास ऑन करते हो कस्टमर्स को जो रिडक्शन होगा, या उसमें से कुछ मार्जिन आप रखते हो? ऐसा है कि प्राइस लिस्ट तो हर एक टाइम के कमोडिटी के साथ प्राइस लिस्ट तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन डिस्काउंट का जो फैक्टर है उसको देखिए आप। लोअर साइड रॉ मटेरियल प्राइस होने से प्राइस आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, वो तो राइट आप अपने आप मिलेगा, क्योंकि हर कस्टमर जब इंक्रीज होता है तो जो एक क्वार्टर हम लोग लॉस करते हैं, राइट वैसा राइट। प्राइस रॉ मटेरियल प्राइस कम होने के टाइम पे उतना बेनिफिट भी आता है। लेकिन ओके। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटर जब पास आउट करता है तो आपको भी आप पकड़ के तो नहीं रख सकते, मार्केट के साथ रेट के साथ तो आपको भी चलना पड़ेगा। राइट राइट। वो 1 या 2 क्वार्टर का एडवांटेज आपको मिल सकता है, जो आपको इनिशियली जब भी प्राइस बढ़ा था तभी मे बी आपको एब्जॉर्ब करना पड़ा होगा। राइट। अपार्ट फ्रॉम स्टील आपके बाकी कुछ मेजर रॉ मटेरियल्स है सर, या स्टील ही मैक्सिमम रॉ मटेरियल में कंट्रीब्यूट करता है? हम लोग स्टेनलेस स्टील, जीआई शीट, पीयू केमिकल है, कॉपर, एल्यूमिनियम और रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इतने कंपोनेंट है। तो ये सारे जैसे कि पीयू हो गया या बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए या बाकी कुछ लगता रहेगा, तो मोस्टली ये सब डोमेस्टिकली आप प्रोक्योर करते हो या कुछ इंपोर्ट का भी पार्ट होता है उसमें? पीयू तो हम लोग डोमेस्टिक लोकल मार्केट से करते हैं। आजकल ऐसा है कि इंडियन मार्केट भी बड़ा हो गया, तो ओके। आपको इंपोर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ बैठ के बेच रहा है, तो अपना एक वेयरहाउस है, अपनी एक साइज की अथॉरिटी के साथ बैठे हुए सेल्स के लोग हैं। तो बोलने के लिए वो मटेरियल इंपोर्ट है, लेकिन जब आपके लोकल में ही वो कंपनी का खुद का ऑफिस होगा तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट राइट। अभी हम आपके करंट जो एक्सपांशन चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सर आप आपके ये 2 एक्सपांशन जो मेजरली चल रहे हैं, एक जो गुजरात में चल रहा है एंड जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हम आगे जाके एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरुआत करेंगे, और आगे प्रॉब्ली हम आगे कुछ और एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोजेक्ट्स में गया है, क्या इसका करंटली स्टेटस है, कब तक ये जो प्लांट्स है वो शुरू हो जाएगा? एंड देन मेरे कुछ क्वेश्चंस पफ पैनल्स के रिलेटेड भी है जिसमें हमने रिसेंटली एंट्री किया। टू एक्सपांशन है वेस्ट बंगाल, जो ग्लोबलाइज टेस्ट के नाम से हमारा एक सब्सिडरी हम बनाए, वो अगले 15-20 दिन में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वहाँ 2 करोड़ के आसपास का टोटल कैपेक्स है, मशीनरी और
इनिशियल रॉ मटेरियल को लेके। हमारा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग छोटा शुरू करने का रीजन ये था कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से अब कुछ बिजनेस लॉस करते हैं, या तो छोटे कस्टमर जो 5-10 लाख के नीचे के ऑर्डर को वायबल नहीं होता है, वो करने के लिए किया, और एक हमारा लोकल स्टॉक पॉइंट बन जाए। तो इसके साथ हम लोग हमारी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो वहाँ स्टॉक रखेंगे। और ये शुरुआत है, पायलट प्रोजेक्ट है। 2-1 साल मार्केट को समझेंगे, लोकल कंडीशन में एक स्किल डेवलप करेंगे, मेन पावर सेट होगा। 2 साल बाद जैसे ईस्ट का मार्केट ग्रोथ होता है, हम लोग ईस्ट में जो ग्रोथ करते हैं, क्योंकि हमारा पिछले 3 साल में हम लोगों ने ईस्ट मार्केट 50% ग्रोथ किया हुआ है मार्केट में, उस रीजन में। तो अगर वैसे ही ग्रोथ करते रहेंगे तो हमें ये छोटा सेटअप को अगले 2-3 साल में बड़ा करने का अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल होता है। दूसरा, जो गुजरात में हम लोग एक दूसरा एक्सपांशन करते हैं, जो कंटिन्यूस पॉप पैनल के नाम से एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट रेफ्रिजरेशन के साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए बड़ा मार्केट है। तो उसमें लैंड हम लोगों ने फाइनल कर दिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए उनके प्लान प्रोसीजर पासिंग के लिए एप्लीकेशन प्रिपरेशन चल रहा है। तो मशीनरी के ऑर्डर हो चुके हैं, और लगता है कि 24 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में या तो सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी जो है वो 200 करोड़ है पर शिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और कंटिन्यूस पॉप पैनल है, हम लोग अभी हमारा कैप्टिव कंजम्पशन भी 20 करोड़ के आसपास है, और हम खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसी वजह से ऐसा हमें लगता है कि बॉलपार्क फिगर को देखें तो 20 करोड़ का बिजनेस हम लूज करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने की वजह से। और ऐसा हम लोग जिस सेगमेंट में काम करते, कई सारे हमारे साथ काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, वो लोगों के लिए जो हम लोग ट्रेड में सबसे कोई ना कोई सप्लाई रिलेशन भी होते हैं। तो ऐसे बड़े मार्केट में हमारी ऑलरेडी नॉन लोग है, हम लोग भी लोग के लिए एक फैमिलियर है कि आइसमेक जो काम कर रहा है उसमें क्या क्वालिटी होगा, लोगों को आइसमेक का एक लेवल पता है। तो इस इंडस्ट्री में हम प्रोडक्ट नया बना रहे हैं, लेकिन जहां हमें बेचना है वो पूरी इंडस्ट्री आइसमेक को अच्छी तरह से जानती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हम लोग देखें कि जितने भी डिफेंस की कैबिन होती है, या तो बड़े जो वेयर हाउस होते हैं, बड़े लेवल के सुपर मार्केट है, आजकल फैक्ट्री बिल्डिंग भी आप देखते हैं कि भी बिल्डिंग होता है। तो जैसा वेदर का बदलाव है और समर एक्सट्रीम हीट की वजह से हर जगह पर एक कंफर्ट मतलब काम करने वाले एक एटमॉस्फेयर में आप एक टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए इंसुलेशन होगा, हम लोग जो पैनल बनाते हैं वो इंसुलेटेड पैनल बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन के साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए बड़ा मार्केट है। मैं आपको एक कंपेरिजन का अंदाज देता हूँ। अगर हम मिडल ईस्ट में हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो 50 फैक्ट्री है, ऐसा इंडिया में हम लोग बनाएंगे तो शायद हमारे साथ में 15-16 फैक्ट्री। ऐसे ही आप कोरिया देखें तो कोरिया, साउथ कोरिया, जहाँ 60 प्रोडक्शन फैक्ट्री है, चाइना में 120 फैक्ट्री है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ डेवलप कंट्री तो अब सैचुरेटेड हो गई, उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में नया काम नहीं जितना इंडिया में। तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा स्कोप है, कुछ नई एप्लीकेशन भी डेवलप होगी, इसी वजह से भी काफी बड़ी स्कोप लग रही है। और हमारे जो इंडियन प्लेयर है जो जिनसे हम लोग खरीदते हैं, उसमें 2-3 प्लेयर ऐसा हो कि अपनी एक फैक्ट्री से लेके उन लोगों ने 2 या 3 यूनिट किए हुए। तो इन लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस है, मार्केट का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो तभी वो लोग 1 से 2 फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं। राइट। सो ये जो पफ पैनल्स है, कंटिन्यूस पफ पैनल्स, तो उसमें जो मार्जिन्स हो गए, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट एट रीजनेबल यूटिलाइजेशन में भी
50-60-70% यूटिलाइजेशन, तो ये हमारे करंट बिजनेस के सिमिलर हो गए, कम हो गए या ज्यादा हो गए? ये बिजनेस का सिमिलर होगा, उसमें ग्रॉस मार्जिन कम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑटोमेटेड होने की वजह से लेबर कॉस्ट कम। ओके, तो EBITDA मार्जिन लगभग 10-11% से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो EBITDA मार्जिन का रेंज हमारा 9.5 से 10.5 है, उसके आसपास रहेगा। ओके, हो सकता है फर्स्ट ईयर में साइज छोटा होने की वजह से EBITDA थोड़ा सा कम हो, लेकिन राइट, 50% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का जब हम मार्केट कर लेंगे तो हो सकता है इस इंडस्ट्री के सिमिलर हो जाएगा। ओके। तो कंटिन्यूस पफ पैनल में ये जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स है वो सिमिलर कॉम्पिटिटर्स है या कोई स्पेसिफिक प्लेयर है, या आप उसका क्या साइज है करंटली कुछ बता सकते हो? आपका एक्सपेक्टेशन है 200 करोड़ एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बट आज जो प्लेयर है ये इंडस्ट्री में, तो उसका क्या साइज रहेगा? वो 200 करोड़ ही रहेगा या 500, 700, 1000 करोड़ तक का भी मार्केट ये इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली है? इसमें जो अच्छे प्लेयर है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनके कोई फिगर बाहर नहीं आते, इसलिए ओके, हम लोग फिगर नहीं दे पाते। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो सबका, मशीन की जो कैपेसिटी है उस सबके पास टेक्नोलॉजी सेम है। जो राइट, मशीन हम लोग लगाने जा रहे हैं वो सबके पास यही है। तो इसी में 2-3 साल कोरोना की वजह से पूरा, अगर कहीं ROC से आप कोई फिगर भी निकालोगे तो वो फिगर सही नहीं निकलता। बराबर है। ओके, कमिंग टू द अदर सेगमेंट सर, आपका एक अमोनिया बेस्ड सेगमेंट है और दूसरा सोलर रेफ्रिजरेशन का सेगमेंट है, तो ये सेगमेंट्स में करंटली एज ए इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस आ रही है? ये उतना रैंप अप क्यों नहीं हो पाया कंपेयर टू आपके बाकी सेगमेंट्स, कोल्ड रूम का हो गया या कमर्शियल हो गया? ये सेगमेंट्स में लाइक कुछ इंडस्ट्री में कुछ इशू है, लाइक गवर्नमेंट के एंड से कुछ स्कीम्स की वजह से, या व्हाट इज द एक्चुअल इशू? एंड इसमें अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा हो सकता है जब भी उसमें कुछ ट्रिगर्स आएंगे या कुछ ये जो अभी आज जो इशू चल रहा है, सपोज वो कल जाके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या हम एक मेजर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो आपका क्या इसके रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आपने जो सवाल किया वो दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग है। राइट, तो मैं सोलर कोल्ड रूम जो है कन्वेंशनल कोल्ड रूम से 3 टाइम कॉस्ट ज्यादा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ओके, इसलिए प्राइवेट में लोग करेगा नहीं, पैसा लगा देंगे। ओके, कुछ जो NGO है अपने कॉर्पोरेट CSR एक्टिविटी के तहत वो कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस गवर्नमेंट से ही होगा। गवर्नमेंट में इस प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस है, वैसे हम लोगों ने पिछले साल 35 के आसपास सोलर कोलम लगाए हुए, तो मार्केट है हमारे और जो पीयर्स है जिनकी यही मेन प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट पे वो अपना टोटल बिजनेस करते हैं, वो लोगों के पास नंबर से 150-200 के आसपास। ओके, लेकिन ऐसा देखो, आप सोलर में, रूफटॉप सोलर में, आप, मैं गुजरात के लिए बोल सकता हूँ कि गुजरात में जो इंस्टॉलेशन होता है वो शायद इंडिया से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था। लोगों को प्रोडक्ट समझ में आया, उसके बेनिफिट समझ में आने के बाद उनका जो इंस्टॉलेशन या डिमांड जो पैटर्न पे बढ़ रहा है, वैसे ही ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रो इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट करना चाहती है, वेस्टेज बचाना, वेस्टेज अवॉइड करना है, तो जहाँ प्रोक्योरमेंट, जहाँ प्रोड्यूस होता है वहीं पर उनको ये करना पड़ेगा, तो आगे जाके नंबर हो सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि सोलर कोल्ड रूम के लिए हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमारा था नहीं। हम जो हमारी सेम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से हमने एक और वैल्यूएट करके ये प्रोडक्ट किया, इसलिए हमें उसके पीछे उतना फोकस करके कि आप कुछ भी करो, सस्ता महंगा बेच के आप नंबर्स लाओ, तो ऐसी जरूरत हमें पड़ती नहीं। दूसरी बात, दूसरा प्रोडक्ट आपने जो बोला एमोनिया रेफ्रिजरेशन, एमोनिया में तो हम लोगों ने 6 साल से शुरू किया और बिजनेस है, हम काफी अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है एमोनिया वर्टिकल से हम लोग करंट ईयर में
100 करोड़ की ऑर्डर बुक भी बना लेंगे। तो वाह। हमने अपनी उम्मीद से अमोनिया में हम अच्छा काम करते हैं। हमारे जो पीयर्स है वो लोग कई कंपनी 50 साल पुरानी भी, लेकिन हमारी सर्विस और हमारी क्वालिटी कमिटमेंट की अलग रेपुटेशन है। तो हम कई पुराने प्लेयर को भी अच्छा कॉम्पीट करते हैं। हालांकि वहाँ प्रीमियम प्राइस पे हमें ऑर्डर नहीं मिलता है, लेकिन वहां तो आज आपको कोई 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑर्डर देखते हैं तो आपका एक ट्रस्ट का एक सर्टिफिकेट है कि लोग आपको आपकी जो 6 साल में शुरू की हुई प्रोडक्ट का 6 करोड़ का कोई ऑर्डर दे रहा है या 10 करोड़ या 15 करोड़ का, तो आपने 30 साल में जो काम किया तो आपका एक ट्रस्ट दिखता है। तो आगे जाके अमोनिया में हम लोग अच्छा काम करेंगे। हो सकता है कि अभी हम लोग 8, 9, 10% हमारा टोटल टॉप लाइन का बिजनेस, लोग उसमें अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा लिमिटेशन भी, इसमें ज्यादातर काम कॉन्ट्रैक्टिंग है। हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ज्यादा हम लोगों ने प्रोडक्ट के लिए डेवलप की नहीं। फिर करने के बाद भी काफी सारा तो आपको आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। तो वो बिजनेस जैसे बढ़ेगा तो हम उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा कर फिर वहां थोड़ा सा मार्जिन फोकस कर पाएंगे। राइट, तो ये प्रोडक्ट के बारे में और कुछ आप डिटेल बता सकते हो क्या, अमोनिया वर्सेस बाकी जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो अमोनिया जनरली कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और आगे जाके वो इंडस्ट्रीज में क्या ग्रोथ के ट्रिगर्स है, या ज्यादा एडॉप्शन अमोनिया का जो आज नहीं है वो कल जाके प्रोबेबली बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स काफी बढ़ सकते हैं। दैट इज वन क्वेश्चन। सेकंड, क्या अमोनिया में जनरली ओवरऑल प्रोडक्ट की साइज या ऑर्डर की साइज काफी बड़ी होती है कंपेयर टू नॉर्मल रेफ्रिजरेशन के ऑर्डर्स? अमोनिया में ऑर्डर साइज जो है वो 1-2 करोड़ से छोटा नहीं होता है, क्योंकि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वहीं पर अमोनिया वायबल होगा। तो ऑर्डर साइज तो हमेशा 50 लाख से छोटा नहीं होता है। दुनिया का बड़ा ऑर्डर 20 करोड़ तक होता है। करंट में हमारे ऑन हैंड ऑर्डर है उसमें ही 18-20 करोड़ के 2 ऑर्डर चल रहे हैं। 5-7 करोड़ के ऑर्डर को तो हम लोग एवरेज बोलते हैं। राइट। रेट्रोफिटिंग का ऑर्डर है वो भी 50 लाख से ऊपर में होता है। और आपका पहला क्वेश्चन क्या था, जो ऑर्डर साइज? हाँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मीन्स आपके कस्टमर्स में कुछ डिफरेंस होता है कि अमोनिया स्पेसिफिक कुछ अलग एप्लीकेशन से अलग कस्टमर्स है कंपेयर टू बाकी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग? एक्चुअली अमोनिया जो है वो नेचुरल गैस है। हम अभी जितने भी गैस है, फ्रीऑन या आप कई सारे गैस के नाम सुनते हैं, वो कोई न कोई गैस जो है, हर एक गैस पॉल्यूशन को काफी नुकसान करता है, कम ज्यादा करता है। तो नेचुरल गैस है, इसलिए ये आने वाले सालों तक उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन बैन नहीं होगा। एनर्जी एफिशिएंट, जहाँ ऐसा लगता है कि हम आपको थोड़ा सा अंदाजा देते हैं कि डेयरी आइसक्रीम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो पावर, उनका जो कॉस्ट है ना, उसमें 60% कॉस्ट रेफ्रिजरेशन के लिए लगने वाले पावर का कॉस्ट होता है। तो मैक्सिमम मशीनरी जो है इस इंडस्ट्री में वो रेफ्रिजरेशन। अब इतना ह्यूज कंजम्पशन में अगर वो 5 to 10% का पावर सेविंग देता है तो काफी बड़ा बेनिफिट होता है इंडस्ट्री के लिए। लैंडिंग कॉस्ट कम होता है। तो लगने का पहला कारण तो ये है कि बड़ी साइज है, बड़ी इंडस्ट्रीज में रनिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होने की वजह से ये लगता है। नेचुरल गैस है, इसीलिए आने वाले टाइम में गैस को लेके आपको टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट चेंज नहीं करना पड़ता है। गैस की कॉस्ट कम है, और बड़े साइज में जनरली फ्रीऑन गैस लगाएंगे तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। इसलिए एक साइज के बाद में अमोनिया ही बेटर ऑप्शन है। तो इसी वजह से अमोनिया के लिए आने वाले समय में भी जितने भी हम देखते हैं पोटैटो या तो सी एप्पल स्टोरेज के सीओ चैम्बर या जितने भी कमोडिटी स्टोरेज, वो सभी अमोनिया से ही है पहले से, अभी भी अमोनिया में ही लग रहे हैं। जितने भी बड़े फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सब अमोनिया से होते हैं। यानी अमोनिया काफी चीप है कंपेयर टू
नॉर्मल गैस इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स और रनिंग कॉस्ट भी कम है, बट उसके लिए वो स्केल लगता है, हाँ, छोटे स्केल उनके पे नहीं लिए कर सकते। एक्चुअली अमोनिया इंस्टॉलेशन करेंगे तो उनको फुल टाइम ऑपरेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े इक्विपमेंट है तो मॉनिटरिंग के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। फ्रीऑन ऐसा है कि जैसा हम घर में एसी लगाते हैं वो फ्रीऑन बेस्ड गैस से चलता है, तो सिस्टम छोटा है इसीलिए ऑटोमेशन में चलते हैं। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में तो वैसे भी इनके पास अपनी इंजीनियरिंग मेंटेनेंस टीम होती है, तो इनके लिए मैन पावर रिक्रूट करना कोई कॉस्ट या चैलेंज नहीं। राइट, सो सर ये अमोनिया सेगमेंट में हम क्या सॉल्यूशंस क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं या आगे जाके करेंगे? आपने अभी बताया कि ज़्यादा हमारा अभी मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं है, या हम कम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो आगे जाके ये कुछ बदल सकता है, जैसे आपको ऑर्डर विजिबिलिटी आएगा या ज़्यादा ऑर्डर्स अमोनिया सेगमेंट से आएंगे, तो क्या हम अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं? एक्चुअली अभी हम लोग जितने भी अमोनिया में काम करते हैं, अगर प्योरली रेफ्रिजरेशन है तो भी हम लोग 10 to 15% कंपोनेंट तो हमारे इन हाउस बनते हैं। ओके, कई प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी होता है, प्रोडक्ट का नाम देता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। आईबीपी के नाम से है, जहाँ डेयरी प्रोसेसिंग होता है, मीट चिलिंग, तो आईबीपी में ऑयल वेसल्स कई सारा लगता है, जो वहाँ हो सकता है 20-30% हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके ऑर्डर करते हैं। बड़े कोल्ड स्टोरेज हम जब बनाएंगे, जैसा हम लोगों ने बड़े एप्पल स्टोरेज के लिए 5000 मेट्रिक टन वाटर स्टोरेज के लिए, जब हम कंटिन्यूस पैनल बनाएंगे तो फिर हमारा पॉप पैनल अपना होगा, रेफ्रिजरेशन अपना होगा, तो दोनों मिलाने के बाद शायद हम लोग 45% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से अमोनिया प्रोजेक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हम अमोनिया वर्टिकल के लिए हम इन हाउस बना सकते हैं, उनके लिए थोड़ा कैपेक्स करना पड़े, इसलिए अपने थोड़ा साइज भी बनना चाहिए अपने पास अपने देश में। लेकिन आगे 1-2 साल के बाद अमोनिया में एक स्टेबल हो जाएंगे, एक अच्छे प्लेयर का हमें प्रीमियम मिलने लगेगा, प्राइस प्रीमियम मिलने लगेगा, राइट। तब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। मेरा क्वेश्चन पूछने का रीजन यही था सर कि क्या अमोनिया में हमें सिमिलर मार्जिन मिल सकते हैं हमारे करंट बिजनेस में जो मिल रहे हैं? मीन्स नॉट प्रॉब्ली नाउ, क्योंकि अभी 10% ही आ रहा है, बट एक बार एक थोड़ा स्केल होने के बाद या आगे जाके जब हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो क्या मार्जिन कंपेरेबल हो सकते हैं या कुछ कम हो सकते हैं अमोनिया में, या कैसे इंडस्ट्री वर्क होता है अमोनिया साइड का? एडजस्टिंग जो प्रोडक्ट है उनके मुकाबले में तो मार्जिन वहां कभी नहीं आएगा। ओके, लेकिन 500 करोड़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, जो कैपेक्स करना है, जो मेन पावर लगाना है, 500 करोड़ करने के लिए वहां पर 5 टाइम भी कम आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेन पावर। तो मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ, मिनिमम मेन पावर के साथ आप 1000 करोड़ का भी बिजनेस करना है तो कर सकते हैं। ओके, परसेंट मार्जिन हम लोग इनके जितना लेके जाएंगे तो हम कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा है कि आप काम कर रहे तो ओवरऑल मार्जिन, वॉल्यूम मार्जिन क्या है वो देखा जाता है, परसेंटेज। समझ गया। मीन्स आपके टर्न्स में भी ज्यादा हो गया, असेट टर्न्स या सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके आप ज्यादा रेवेन्यू कर पाओ। सही बात। तो आप एज अ कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स आरओई या आरओसी इंटरनली टारगेट करते हैं क्या हमें ये प्रोजेक्ट्स, या सिंपल लैंग्वेज में पे बैक पीरियड हम जिसे कहते हैं? तो आपका गुजरात का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है या आगे जाके और कुछ प्रोजेक्ट चलेंगे, तो ये प्रोजेक्ट से मुझे प्रॉब्ली 3 साल या 4 साल या 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट है हम ये है हमारा वो रिकवर होना चाहिए। आपने आज 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे जो लगाया है, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, ये कितने साल में आपको रिकवर हो सकता है? हमें लगता है 6 साल में हमने बिल्कुल ही सेफर प्रोजेक्शन किया। वैसे पर प्रोजेक्शन के बाद भी हमें लगता है 6 साल में हम लोग हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पे बैक हो जाएगा। सेफर है बिल्कुल, ऐसा है 200 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो प्रोडक्ट की है, उसमें हमने फर्स्ट ईयर 40 करोड़ लिया, नेक्स्ट ईयर 80 करोड़ लिया। हो सकता है हम 40 करोड़ बिल्कुल ही सेफर है, क्योंकि 20 करोड़ तो हम लोग कैपिटल कंजम्पशन कर रहे हैं,
के लिए तो हमें कहीं नहीं जाना है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की वजह से हम जो बिजनेस अभी प्राइस की वजह से लूज कर रहे हैं वो बिजनेस ले आएंगे, तो 40 करोड़ तो वहीं से हमें बिजनेस मिल रहा है जो सिक्योर्ड है। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में थोड़े से नए लोगों को मिल के हम नया डेवलप करें बिजनेस, तो ये सेफर बोलते हैं ना जिसको भी। आप जब प्रोजेक्शन करते हो तो ऐसा करो कि आप परफॉर्म राइट करो, तो प्रोजेक्शन से अच्छा है तो लोगों को जवाब देना मुश्किल नहीं रहे, और आपका फाइनेंशियल भी कोई खराब कंडीशन में भी आप ऐसी कोई ओवर कॉस्ट ओवर का बर्डन नहीं हो जाए। नहीं नहीं सर, आपने काफी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अब तक। आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम सम टाइम, तो वो कंजर्वेटिवनेस तो थोड़ा दिखाई देता है, एंड यू डिलीवर मच मच बेटर कंपेयर टू आपने जो कहा था। आई वाज गोइंग टू Q1 Q2 के कॉन कॉल्स FY23 में, तो आप कुछ 280 270 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे 23 में, एंड हमने 300 करोड़ से भी ज्यादा किया। सो दैट इज वेरी वेरी मच अप्रिशिएबल, एंड मार्केट लाइक्स दैट आल्सो कि आप जो कमिट कर रहे हो उससे कुछ बेटर परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लास्ट एक दो क्वेश्चन है सर, आई वोंट टेक योर मच टाइम। तो कुछ आप सदर्न मार्केट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या साइज का मार्केट है जनरली? वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है वहाँ पर। आपने कहा था कि वहाँ पे कुछ लैंड रिलेटेड चैलेंजेस है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है वो। तो आगे जाके कुछ वहाँ पे एक्सपेंशंस करने का प्लान है हमारा, या हाउ वी सीइंग दिस मार्केट, या क्या ग्रोथ हम आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मार्केट से? क्योंकि साउथ मार्केट में जैसा आपने बोला ईस्ट में कंपटीशन कम है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, वैसे साउथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई बेंगलोर हैदराबाद में काफी लोग काफी अच्छे मैन्युफैक्चरर है जो रीजनल एरिया में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखा हुआ है। इसलिए हम लोग साउथ में इतना इजीली बिजनेस ग्रो करना इतना आसान नहीं है, और हमारा अपना एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्पेस लिमिटेशन की वजह से भी कुछ एक एक लेवल के ऊपर बिजनेस ले जाना अभी चैलेंज है। स्पेस के लिए हम लोग अभी देख रहे हैं वहां पर और ऑप्शन अपॉर्चुनिटी, तो शायद हो सकता है 1 आध साल में हम लोग स्पेस कंस्ट्रेंट है उसको सॉल्व कर देंगे, फिर कुछ नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा के साइज बनाएंगे। तो ऐसा कि साउथ के जो स्टेट है वहाँ कोरोना के रिस्ट्रिक्शन गाइडलाइन भी और स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो बीच में 2 1 साल कोरोना वाले 1 आध साल 2 साल में हम थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन हमें लगता है कि हम जो वेस्ट वाला हमारा मेन आइसमैक है वो 20 to 30% की रेंज में तो हम लोग ग्रोथ कर लेंगे, जो हम लोगों ने अगले साल भी किया है। और करंट ईयर का जो पहले क्वार्टर और ऑर्डर बुक को देख के लगता है कि 25-30% ग्रोथ तो हम लोग एग्जिस्टिंग सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाएंगे। तो सर हमारा अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग कितना होगा हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट का, विदाउट जो नया कैपेक्स आ रहा है वो छोड़ के? 70% है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक्चुअल कैपेसिटी हमारा कैपेसिटी जस्टिफाइड करना, जैसा हमने बोला कंटिन्यूस पैनल में हम 200 करोड़ बोला, ऐसा इतना आसान इस प्लांट का नहीं है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि हम एमोनिया वर्टिकल है उसमें ज्यादा काम कॉन्ट्रैक्टिंग का काम होता है। राइट। एमोनिया का काम हम 200 करोड़ कर लेंगे तो वो 100 करोड़ के लिए कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी तो लगाना नहीं। ओके। लेकिन एमोनिया हम लोग 10% बिजनेस को पकड़े तो 450 करोड़ हम लोग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी गुजरात वाली दोनों फैसिलिटी को मिलकर इतना कैपेसिटी है। तो 450 विदाउट कंटिन्यूस पफ पैनल आप बता रहे हो, राइट? हाँ, विदाउट कंटिन्यूस पैनल, और 10% एमोनिया, मतलब 90% हमारी जो और प्रोडक्ट को लेके। राइट। एमोनिया अगर हम लोग 20% कर लेते तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम लोग 550 करोड़ 500 करोड़ भी बोल सकते। तो जितना अमोनिया ज्यादा होगा उतना थोड़ा रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है विद सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, हाँ, क्योंकि वहाँ पे एमोनिया ज्यादा भी आउटसोर्सिंग होता है। जी। ओके। और नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड आप कुछ बता सकते हो सर कि क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है?
हम एक छोटा कैपेक्स कर रहे हैं बट वहां से रेवेन्यू पोटेंशियल आगे जाके 3-4 साल में क्या डेवलप हो सकता है, आगे जाके कुछ हमारा वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कुछ प्लान है वंस वी सी द एक्चुअल डिमांड या एक्चुअल नंबर? तो हम लोग ईस्ट में आप उड़ीसा, बिहार, यूपी का ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर और बंगाल, आसाम, या वहाँ कोई लोकल कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हम लोग जितनी प्रोडक्ट में काम करते हैं। वहाँ देखा जाए तो डेयरी मिल्क प्रोड्यूसिंग भी कई सारा है, एग्रो प्रोडक्ट जो है उसका अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो 100% नेचुरली आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिलीवर करता है। वहाँ ना पेस्टिसाइड है ना फर्टिलाइजर है इंटीरियर एरिया में, तो उसकी तो एक अलग ही वैल्यू है। उनके पास कई सारी ऐसी अच्छी प्रोडक्ट है। आप फाइबरलेस जिंजर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो है पूरे इंडिया में सबसे अच्छी और एक अलग प्रोडक्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में काफी पोटेंशियल भी है, क्योंकि लोगों की फूड हैबिट में बेकरी नॉनवेज ज्यादा है। अब राइट। ये प्रोडक्ट कंपल्सरी आपको रेफ्रिजरेशन के लिए हो नहीं पाएगा। डेयरी आइसक्रीम तो वहाँ है ही नहीं। जो जो भी बिजनेस नया बनेगा वो सबके लिए एक बेसिक बिजनेस है। और नई जो अभी एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी जी लूट ईस्ट पॉलिसी की तरह नॉर्थ ईस्ट को काफी डेवलप किए। कई कस्टमर हमारे एग्जीबिशन में आते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी देते कि हमारा पिछले 10 साल में जो जो डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, में काफी स्कोप है, काफी पोटेंशियल है। तो कंपटीशन नहीं है, मार्केट वर्जिंग है, इसलिए वहाँ ग्रोथ है। परसेंटेज ग्रोथ वहाँ ज्यादा होगा क्योंकि बेस बिल्कुल छोटा है। हम लोग ईस्ट और साउथ के सामने देखे। तो आप कुछ रीजन बता सकते हो सर कि जनरली वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप क्यों नहीं करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स हो गए, या व्हाट इज द रीजन कि उतना बड़ा मार्केट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, क्या चैलेंज है वहाँ एक्चुअली मार्केट छोटा है ना, अब पर? तक ओके। मार्केट छोटा, आने वाले ओके। टाइम में बड़ा मार्केट होगा। इसलिए हम लोग भी छोटा कैपेक्स करके मैन्युफैक्चरिंग बनाया हुआ है। ओके। मतलब 5 साल बाद जो होगा उसके लिए जो जरूरत है वो कैपेक्स हमने भी नहीं किया। हमारी कंपनी हमारे कंपेटिटर पीएस के सामने इतनी बड़ी नहीं, हम छोटी कंपनी, इसीलिए हम लोग कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जो हमारी साइज के अकॉर्डिंग हमारे लिए आसान है। लेकिन आने वाले आप 4-5 साल में देखें तो वहाँ हर कंपनी का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, क्योंकि ओके। इंडिया में आप देखते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, रोड लॉजिस्टिक इतना सस्ता नहीं है, महंगा भी है। इसीलिए लोगों को लगता है कि आपको आप बिजनेस करना है और प्रॉफिट के साथ बिजनेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग आपको लोकल करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट की प्राइस मैच करोगे तो फिर आपको लॉस करके काम। एक कुछ आप रफ कंपैरिजन बता सकते हो सर कि आप मैन्युफैक्चरिंग वो रीजन में करते हो और ट्रांसपोर्ट करके वहां पर सप्लाई करते हो, तो क्या डिफरेंस हो सकता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम कोई भी एक प्रोडक्ट के लिए, परसेंटेज में या एक्चुअल नंबर्स में आप बता सकते हो? क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें 8 से 12% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अभी जो भी हम ओके। लोग ऑर्डर करते हैं, छोटे ऑर्डर है वहां तो 15-20% भी हो जाता है, लेकिन ओके। ओके। छोटे ऑर्डर कंसीडर नहीं करते। एक ट्रक लोड अगर आप करके लेके जाओगे, आप कंप्लीट एक फुल ट्रक डोर टू डोर डिलीवरी, तभी आपको 12%, 8% की रेंज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। वो भी गुवाहाटी और कलकत्ता तक की बात करता हूँ। अगर आप और इंटीरियर में जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और भी ज्यादा होता है। अब जो 8 से 12% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, आजकल हमारी इंडस्ट्री के बिजनेस के सबके जो नेट प्रॉफिट है वो 4 to 6% की रेंज में काम कर रहे हैं। 12% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो अगर हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें या कोई लोकल में अच्छी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है तो हम अहमदाबाद से या मुंबई लीड से प्रोडक्ट डिलीवर करके बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे लास्ट के दो क्वेश्चन सर, एक एक मार्जिन्स पे और एक लास्ट क्वेश्चन ग्रोथ के आपके एस्पिरेशंस पे। तो करंटली हम देखेंगे आपका बिजनेस तो लगभग 30% ग्रॉस मार्जिन का बिजनेस है, मोर और लेस 9-10% एबिटा मार्जिन का बिजनेस है।
तो हम आगे जाके जैसे स्केल करेंगे, आज हम 300 करोड़ पे है, तो हम जाके 500, 600, 700, 1000 करोड़ भी हम प्रॉब्ली कर सकते हैं आगे जाके, एक 4, 5, 6 साल में। तो क्या हमारा मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो सकता है जैसे हमारा वॉल्यूम या स्केल इंक्रीज होगा? क्योंकि हमारा साइज ऐसा देखे जाए तो इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इनिशियल फोकस तो हमारी टॉप लाइन ग्रोथ में होगा। राइट, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि टॉप लाइन ग्रोथ करने में हम लोग 9.5% का EBITDA को भी हम इनसे नीचे नहीं जाएंगे, उसको मेंटेन करके हम लोग 1000 करोड़ का ग्रोथ करेंगे। बाद में लगता है कि अब हम सेफर प्ले कर रहे हैं, हमें मार्जिन बढ़ाना है, टॉप लाइन ग्रोथ अगर नहीं भी होता है तो। लेकिन मुझे लगता है अगले 3 साल तक तो यही पॉलिसी है। फिर मार्केट इतना स्पीडी बदलाव होता है मार्केट राइट, कंपटीशन को लेके कि 3 साल बाद भी हम बोले कि हम बाद में EBITDA पे फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है वो समय से पहले बोला गया बात होगा। तो अगले 2-3 साल तो हम लोग 9.5 10% के EBITDA को पकड़ेंगे और एग्रेसिव ग्रोथ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से हम लोग 25% टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे। कंट्रीज पैनल का जैसे वो एक्स्ट्रा रहेगा, और आई स्पेस जो हम लोग ईस्ट में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वो 1-2 साल के बिजनेस से हमारी टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन आने वाले सालों के लिए हम लोग एक बेस बना रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं इंडिया में हर स्टेट में बिजनेस करने का अपना एक रूल्स होता है, स्किल होता है, लोकल आपको कई सारा इस बात मैनेज करना। तो ये एक छोटे के लिए आसान है, तो हम इसी पर्पज से वेस्ट बंगाल में जो हमने डेवलप किया हुआ है वो पर्पज, आगे जाके वहाँ बड़ा कैपेक्स करेंगे तो वो एक टॉप लाइन में एक अच्छा बूस्ट ला सकता है। राइट, राइट सर। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना आपका कीमती समय दिया, बहुत ही डिटेल में बताया सारे हमारे क्वेरीज के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर होल टीम। वी प्रे फॉर यू दैट कि आपका 1000 करोड़ का जो टारगेट है वो आप जल्द से जल्द अचीव कर सके। एंड हम आई विल बी देयर इन अपकमिंग कॉन कॉल्स आल्सो टू ट्रबल यू बिट मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने भी हमें आपके चैनल पे इतने सारे लोगों के बीच में एक मौका दिया आपको हमारी कंपनी और हमारे बिजनेस बताने का, के लिए हम लोग भी आपको थैंक्स बोलते हैं। और हम आप सबको इनवाइट करते हैं कि हम जो बोलते हैं उससे अच्छा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट है। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोग एक बार आके देखते हैं तो बिजनेस को सही समझ में आते हैं, हमारी भी स्ट्रेंथ लोगों को समझ में आती है। और बिजनेस तो होगा क्योंकि हम लोग लिस्टेड होने के बाद में, लिस्टेड होने के पहले हमारे काम करने में कोई बदलाव नहीं। 30 साल से हम लोग एथिक्स के साथ काम करते हैं, कस्टमर के साथ हम जो एक कमिटमेंट, एक कमिटेड एक सर्विस क्वालिटी डिलीवरी करते हैं, तो आगे जाके उसका मल्टीपल बेनिफिट होगा। आपकी 20 से भी 1000 करोड़ पहुंचेंगे और हमारी मेहनत से भी पहुंचेंगे। राइट सर। हमें लोगों ने इतना काम किया हुआ है, मार्केट में इमेज क्रिएट की। राइट सर, डेफिनेटली हमें आपका फैसिलिटी विजिट करने के लिए वी वुड लाइक टू विजिट। मैं आई विल बी इन टच विद द आईआर, एंड जब भी आपको समय रहेगा विल डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। ओके, थैंक यू, नमस्कार।